हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाइफ स्टडी पर पार्ट ऑफ एन अकेडमी। जैसा कि आपको पता है, डेली 11 बजे आपके लिए एक शानदार सेशन आता है और आज ये सेशन होने वाला है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के नाम से। और बहुत सारी चीजें नई सीखने वाले हैं और इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। आपको बस दो चीजें करनी है, सब्र रखना है, क्योंकि क्या पता कि कुछ चीजों को सीखने के लिए आपको थोड़ा सा समय देना पड़े, लेकिन उसके बाद आप तेज हो जाएंगे, तेज, बहुत तेज हो जाएंगे। जी हां, क्योंकि अब जो मैं यहां प्रॉफिट लॉस कराने वाला हूं, ये सब कुछ कराने वाला हूं रेशो से, और रेशो के माध्यम से आप इन प्रश्नों को यूं बना जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जो भी आपको करना है वो कर दीजिए। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रॉफिट लॉस का पहला पार्ट आज है। धीरे धीरे हम सारे पार्ट कवर करेंगे और हर टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके रेलवे के प्रोस्पेक्टिव से उपयोगी और आवश्यक है। 100 डेज का मेरा स्टडी प्लान चल रहा है और मुझे लग रहा है कि मैं इस स्टडी प्लान में काफी अच्छे तरह से वर्क कर रहा हूं आप लोगों के साथ में। और मैं ये ध्यान देना कि मैं आपको केवल एक डायरेक्शन में नहीं, आपको हर तरह से पढ़ा रहा हूं, टेस्ट ले रहा हूं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवा रहा हूं, आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लेकर आ रहा हूं, 3 बजे एडवांस मैथ पढ़ा रहा हूं, 12:30 बजे पीवाईक्यू करा रहा हूं। लेकिन करना सब कुछ पड़ेगा। टारगेट 30 में से 30 का है ना, मेहनत कर लो यार इस बार, ठीक है। और टॉपिक थ्योरी हो रही है, बेस्ट क्वेश्चन हो रहे हैं, पीवाईक्यू हो रहे हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो रहे हैं। इन चारों चीजों में कहीं कोई कमी नहीं है, बस रेगुलर रहने वाले के लिए। और मैं यही चाहूंगा कि आप तीनों चीजें मेरे को दें, अपना कमिटमेंट, अपनी कंसिस्टेंसी, अपना सेल्फ डिसिप्लिन। और उसके बाद जब आप एग्जाम देकर आएंगे तो शायद आपको मेरी तरफ से कोई शिकायत ना मिले, लेकिन अगर आप मेरी तरफ से शिकायत लेकर आएंगे तो मैं भी यही कहूंगा कि आप कंटिन्यू नहीं थे। अगर आप कंटिन्यू हैं तो बस मुझे कोई संकोच ही नहीं होने वाला है। YouTube की क्लास होती है 11 से 12, 12:30 से 1 और 3 बजे मैं अब एडवांस मैथ पढ़ाने लग गया हूं, जो अच्छी बात भी है, जिससे कि आपको कुछ भी नहीं आता मान लो एडवांस मैथ में, तो वो घर पे भी नहीं पढ़ी जाएगी। एडवांस मैथ में तो जितने क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा फायदा रहेगा। तो मैं 3 बजे वाले सेशन में ले रहा हूं उसको। यहाँ एवरेज चल रहा है, आज भी एवरेज होगा। अच्छा चैप्टर है, जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उतना करेंगे। फिर उसके बाद अगला टॉपिक सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा 12:30 बजे। तो कितना इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आप बहुत कुछ पढ़ रहे हो। सुबह 10 बजे मेरा पुलिस वालों के लिए क्लास चल रहा है अनअकैडमी पर, सीडीएस एफकेट कैटेगरी में, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 3 बजे मेरा गेम चेंजर पीवाईक्यू चल रहा है, मैं पूरे पीवाईक्यू करा रहा हूं। और मैंने जैसे कल सेशन लिया था, एक नंबर सेशन था यार। सारे क्वेश्चन वो थे जो आज सीएचएसएल में पूछे गए हैं 2020 में, सच बता रहा हूं। और वो क्वेश्चन किसके थे? आरआरबी जूनियर इंजीनियर के। वो मैंने कल कराए थे, अब आपने मिस कर दिए होंगे। बस यही तो बात है ना, समय की नजाकत नहीं समझते हो। जो करा रहा हूं वो अच्छे से करो, कहीं कहीं पेपर बाहर नहीं जाने वाला। अलजेब्रा चल रहा है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाऊंगा। डेली क्लास होती है 3 बजे, ठीक है। मेरा फाउंडेशन बैच शुरू हो गया है, इसे ज्वाइन कर लेना। इससे बेहतरीन बैच इस दुनिया में नहीं है, ये गारंटी है। आज भी फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है। कुछ नहीं करना, आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी बैच है। अगर आपको 0 लेवल से मैथ पढ़नी है और कुछ नहीं आता है तो एनटीपीसी में भी चल रहा है। आप किसी भी कैटेगरी में अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाएं और एसएससी एग्जाम में आपको फाउंडेशन बैच मिलेगा, रेलवे एग्जाम में आपको मेरा वो वाला बैच मिलेगा, रेलवे वाला। आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना है, 12 महीने और 24 महीने का ही कोर्स लेना है, ज्यादा फायदेमंद रहेगा और ज्यादा लंबे समय तक आप सारी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। साहिल 10 आपको कोड लगाना है, तभी आप जुड़ पाओगे। और टेस्ट सीरीज, वेस्ट सीरीज सब फ्री मिलेगी आपको। एंटर रेफरल कोड यहां डाल देना, डिस्काउंट मिल जाएगा। पेमेंट कर देना अच्छे तरह से, सारी चीजें आपको पता है, क्रेडिट पॉइंट भी लगा देना। चलिए अब हम चलते हैं आगे। अब हम बात कर रहे थे कमीशन के बारे में। कमीशन मैंने आपको 2-4 क्वेश्चन दिए थे, तो मैंने ये सोचा कि यार होमवर्क करा ही देता हूं, क्योंकि फिर छूट जाती है ना चीजें, तो फिर छूट जाती है, वो प्लेन में नहीं आ पाती। तो चलिए एक बार कर लेते हैं, है ना। चलिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एक विक्रेता अपनी कंपनी में कुल बिक्री का 12.5% कमीशन लेता है। यानी कि सेल्समैन क्या कहता है कि कंपनी में 12.5% का कमीशन मिलता है मेरे को, तो और 6400 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 1.5% का बोनस मिलता है। तो विक्रेता क्या कहने लग गया? विक्रेता क्या कहेगा आप बताओ? एक लाइन लिख दो बस। विक्रेता क्या कहेगा यहां पर? कंपनी से क्या कहेगा? बोले देखो भाई साहब, ये जो 6400 रुपए है ना, मुझे इन पर भी बोनस चाहिए। तो वो ये कहेगा भाई 6400 पर भी मुझे 1.5% का बोनस दे दो। 1.5% को मैं 3/200 लिख सकता हूं, यानी कि 96 रुपए मुझे और चाहिए, 96 रुपए मुझे एक्स्ट्रा चाहिए आपसे। तो कंपनी उसको अलाउ कर देगी। तो जहां वो इतने रुपए लौटा रहा था कंपनी को, अब वो 96 रुपए कम लौटाएगा,
क्योंकि यह कंपनी को पैसा दिया जा रहा है, उसकी आय नहीं है, यह है कंपनी को। हां ठीक है, चलिए, यह कंपनी को पैसा दिया जा रहा है, तो उसने 96 रुपए जो एक्स्ट्रा था वो खुद के पास रख लिया और कंपनी के अमाउंट में से घटा दिया, यानी कि कितने रुपए बचे अब कंपनी को देने के लिए, इतने रुपए। अब उसने कितना परसेंट रखा ये बताओ, आप खुद ये बताओ, उसने अपने पास कितना परसेंट रखा, आप बताओ तो सही। सर 12.5% तो कमीशन और 1.5% बोनस, यानी कि 14% उसने अपने पास रखा है, यानी कि उस सेल्समैन ने रखा है अपने पास। तो कंपनी को कितना दिया होगा, जब 100% सेल है तो 14% अपने पास रखेगा, तो 86% दिया होगा और आपका आंसर आ जाएगा 100% बराबर 20,000, यानी कि यही टोटल बिक्री थी। उम्मीद करता हूं आपने कर लिया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लीजिए, ये करो 1 सेकंड में करके बताओ फटाफट। देखो सोचना है ना, बस क्वेश्चन को मेरे साथ पढ़ लीजिए कि एक विक्रेता को अपनी कंपनी से कुल बिक्री पर 15% कमीशन मिलता है और 11,600 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 3% बोनस भी मिलता है। कुल बिक्री में अपना हिस्सा काटकर कंपनी को इतना दे रहा है, कंपनी को उतना दे रहा है। अब उसने क्या किया, उसके दिमाग में ठनक आ गई, बोले भाई साहब मैं तो बोनस है ना, ये जो 11,600 रुपए से ऊपर दे रहे हो ना आप, ना मुझे 11,600 पर भी बोनस चाहिए, मुझे 11,600 पर भी 3% का बोनस चाहिए, यानी कि 348 रुपए मुझे कंपनी से एक्स्ट्रा लेने हैं। अगर अपनी आय में 348 जोड़ लूंगा तो कंपनी को लौटाने वाले अमाउंट में से 348 मुझे माइनस करने पड़ेंगे, यानी कि यहां मेरे पास कितना बचेगा, 22,550। अब आप लोग मुझे ये बताओ, सेल्समैन ने कितना परसेंट रखा और कंपनी को कितना परसेंट दिया, सिर्फ इतना बताओ आप मेरे को। भाई साहब 15% कमीशन और अब तो 3% बोनस भी रख रहा है टोटल पर, यानी कि 18% तो भाई साहब सेल्समैन ने रख लिया। तो सेल्समैन कितना काट के देगा उसको, 82% दे देगा कंपनी को, कि बोले ये लो 82% आपका 22,550 के बराबर है। 100% आपको निकालना है। बोलो बोलो, आराम से करो, आप कर पा रहे हो, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार। और इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती है कि आप कम से कम क्वेश्चन तो डील कर रहे हो, वरना स्टूडेंट ऐसे ही बैठा रहता है। ये आपकी स्वाभाविक रूप से जीत है और कल परसेंटेज के टेस्ट में मजा आ गया होगा आप लोगों को। वेल डन गाइस, बहुत बढ़िया। खींच के लाइक करते रहो, प्रॉफिट लॉस 1 नंबर पढ़ेंगे, जोरदार पढ़ेंगे, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। चलिए आगे चलते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर वाली बात थोड़ी सी डिस्कस कर रहा हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका मैं, क्योंकि समय है किसके पास। चलिए, लेकिन मजा आ जाएगा, कुछ चीजें छोड़ने से पहले करा देनी ज्यादा बेहतर है। आ जाइए भैया, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनकम बराबर क्या हो सकता है। आप अगर कोई पैसा कमा कर ला रहे हो, आपकी जो आय है वह किसके बराबर होगी, आपके एक्सपेंडिचर प्लस आपके खर्चे के बराबर होती है। ये एक्सपेंडिचर प्लस आपकी सेविंग के बराबर होती है। हाँ या ना में मुझे जवाब दे दो बस। एक्सपेंडिचर आपका खर्चा हो गया, सेविंग आपकी बचत हो गई। हाँ हाँ, मजा आएगा, देखते रहिए। देखिए देखिए, अभी तो तमाशा स्टार्ट हुआ है। यही होता है ना, जल्दी से फटाफट से 1 सेकंड में समझ लेंगे, बस फटाफट से, 2 मिनट का काम है। यही होता है ना भाई, आप अगर मान के चलो 100 रुपए कमाए, 20 रुपए खर्चा कर दिया, तो कितना बचा, 80 रुपए। यानी कि बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है इनका। एक्सपेंडिचर और सेविंग को अगर जोड़ दिया जाए तो इनकम बन जाती है। यानी कि अगर मैं ये कह सकता हूं कि आपसे 40% मेरी खर्चा है, तो आप ये निश्चित तौर पर कहेंगे कि भाई 60% आपकी सेविंग होगी। ऐसा क्यों कहेंगे, क्योंकि 100% आपकी हमेशा इनकम होती है, अगर परसेंटेज के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो। क्वेश्चन इसमें 2 तरह से चलता है, 2 तरह से प्रश्न चलता है। एक चलता है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन बेस्ड और एक चलता है रेशो बेस्ड। तो इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आता है डायरेक्ट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट पर, बहुत आसान है ये मेथड, यानी कि डायरेक्ट वृद्धि या कमी पर। सर पता कैसे चलेगा, बताऊंगा, सब बताऊंगा, चिंता ना करें, ठीक है। डायरेक्ट वृद्धि या कमी पर। और दूसरे तरह का क्वेश्चन आता है रेशो बेस्ड पर, कि भाई रेशो बनाना पड़ता है और अनुपात आधारित। तो देखते हैं आप कितने तेज हैं। एक क्वेश्चन बताऊंगा, फिर आप फटाफट से कर देना, सारे हो जाएंगे, कंफर्म है, प्रॉमिस है। चलिएगा, बहुत बढ़िया।
तो बहुत बढ़िया बात है। और अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, और बढ़िया तरीके से भाई लाइक वाइक करते रहो। लाइक और शेयर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, वो कमी बेकार लगती है। बस लाइक और शेयर बदस्तूर करते रहो, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। यहां क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया क्या? जल्दी से मुझे बताओ कि इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। कोई दिक्कत? यानी कि आप अपनी आय कुछ भी कमाओगे वो दो पार्ट्स में स्प्लिट होती है, आपका जो भी एक्सपेंसेस है और आपने जो सेविंग की है। बात खत्म। जी हां, आ जाइए। ये रहा पहला क्वेश्चन, मैं समझाता हूं, बस आप समझिएगा। आराम से क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले कि एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। 80% को भिन्न में लिखो, 80% को भिन्न में लिखो। सर 80% अगर खर्चा कर रहा है, इससे क्या तात्पर्य है? 4/5। आप ये बताइए किसका? अरे ये खर्चा किसका है? बोले आय का, यानी कि जो भी नीचे दे रखा है वो आपकी इनकम होगी। हमेशा बताई थी मैंने, जो डिनोमिनेटर में होता है ये वो होता है जिसके रेस्पेक्ट में ये खर्चा निकाला गया है, और ये आपका खर्चा हो गया। तो अगर मैं अनुपात में लिखना चाहूं इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो क्या क्या लिखूंगा ये बता दो। इनकम की जगह क्या लिखूं, एक्सपेंडिचर क्या लिखूं और सेविंग क्या लिखूं? कम ऑन, जल्दी से बताओ। इनकम की जगह क्या लिखूं, एक्सपेंडिचर की जगह क्या लिखूं और सेविंग की जगह क्या लिखूं? ऐसी रेशो पूछ रहा हूं यार, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस लगा दी मैंने। इनकम सर आपने बोला है 5 है, कैसे पता चला? जो नीचे टोटल है वही इनकम है, क्योंकि आय के सापेक्ष में ही तो खर्चा है। यानी कि 5 अगर आपकी इनकम है, 4 हमारा अगर खर्चा है, तो 1 हमारी बचत होगी। सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि यही तो नियम कहलाता है, इनकम प्लस एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग बराबर इनकम। सर अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये किस तरह का प्रश्न है? आपने तो लिखा दिया कि 2 बेस्ड के क्वेश्चन होते हैं। यही तो सिखाना चाहता हूं कि अगर प्रश्न में यह पूछा जाए कि बचत कितनी बढ़ेगी, या बचत कितनी बढ़ गई, या बचत में कितनी वृद्धि हो गई, तो डायरेक्ट पर बेस्ड है। अगर परसेंटेज में ऑप्शन होते हैं, ये सब पूछ लिया आपसे, सिर्फ ये पूछ लिया, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, सिर्फ ये पूछ लिया कि बचत में कितनी वृद्धि हो गई या कमी हो गई, या बचत में क्या प्रभाव पड़ गया, क्या इफेक्ट आ गया, तो आप डायरेक्ट बेस पर जाएंगे। तो सर डायरेक्ट में क्या होता है? ऐसा कुछ नहीं होता। आय 25% बढ़ जाती है, तो आय में 25 का गुणा कर दो, वाओ। खर्च भी 10% बढ़ जाता है, खर्च में 10% का गुणा कर दो, और बचत का आपको निकालना है, इसको x से गुणा कर दो, जो x पता लग जाए आपको। अब हम जानते हैं ये एक बन गई इक्वेशन, 25 पंजे 125 बराबर 40 प्लस x, तो x बराबर कितना आ गया? 85। और यही आपका राइट आंसर है। और ये क्या निकला है ये बता सकते हैं आप? ये निकला है वृद्धि, बचत में वृद्धि। हमने एक बार फिर से बोलते हैं हम आपसे कि अगर प्रश्न में ऐसा बोला जाता है, प्रश्न में अगर ऐसा बोला जाता है, सिंपल लॉजिक है, हम बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं और एलिगेशन से भी हो जाएगा। लेकिन अभी एलिगेशन सीख सकते हो, सीखना चाहो तो, लेकिन क्या मतलब है अभी, है ना। यहां आप आसानी से देख पा रहे हो, इक्वेशन बन गई, अपना मामला सेट हो गया, मामला सेट हो गया बिल्कुल। कैसे पता चलेगा? सर डायरेक्ट वाले में ये पूछेगा कि वृद्धि कितनी है, तो वृद्धि कितनी है, तो डायरेक्ट जो ये निकल कर आया ना, ये परसेंटेज इंक्रीमेंट ही निकल कर आया है, ये वृद्धि ही निकल कर आई है। आप इसको क्या बोलोगे? इसको आप वृद्धि ही बोलोगे। वेरी गुड डियर, बहुत बढ़िया। वीडियो को शेयर वेयर जरूर कर दें माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए अब इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं मेरे लिए, इस क्वेश्चन को एक बार करके बताएं। क्वेश्चन डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस पर है। आप सबके आंसर का मैं वेट कर रहा हूं, 30 सेकंड का समय दे रहा हूं। चलिए करके बताइए। वो शाम अपने आप नेगेटिव में आ जाएगा, कमी बोलेगा ना तो वो अपने आप नेगेटिव हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेनी उसकी। टाइम्स अप मैंने कर दिया। देखिए जरा, 70% खर्च करता है आय का, 70% होता है 70/100,
10 7/10, 10 अगर मेरी आय है, क्योंकि जो नीचे ले रखा है वही टोटल आय है, तो 7 मेरा क्या हो गया, खर्चा हो गया। तो मैं क्या लिख सकता हूं, 10 बराबर 7 + 3, यानी कि इनकम, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब क्वेश्चन जो बोल रहा है वो करते जाइए आप, तो बस कि आय में 21% बढ़ जाए तो 21 से गुणा, खर्च भी 10% बढ़ जाए 10 से गुणा, और इसका x निकाल लो। तो 210 बराबर 70 + 3x। अब 70 इसमें से चले जाएंगे तो 200 में से अगर 60 चले जाएंगे तो 140, तो 140/3 आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ रहा है, 140/3 ही आ रहा है ना आप लोगों का। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा हमारे पास, 140/3 हम करने वाले हैं तो 46.66, यानी कि इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर आएगा। वेल डन, अगर आपने निकाल लिया है तो बहुत अच्छी बात है, इससे खुशी की बात कुछ हो नहीं सकती है डियर, इससे खुशी की बात कुछ हो नहीं सकती है। हाँ ठीक है ना, संध्या बस शुरू ही कर रहे हैं, चिंता ना करो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, अब ये बताओ, इस क्वेश्चन को पढ़ो एक बार आप मेरे लिए प्लीज यार, मैं यार इतनी मेहनत कर रहा हूं ना आपके साथ में, प्लीज यार मेरा कहना माना करो तुम लोग, थोड़ा शांति से काम लो, पहचानना सिखा रहा हूं यार, ये बहुत बड़ी चीज है। आप कम से कम ये तो समझो कि कोई तुम्हें पढ़ा रहा है तो तुम ढंग से पढ़ लो एक बार, आ जाओ। मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या ये क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको लग रहा है कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन का है, डायरेक्ट बेस्ड है? आप पढ़कर बताओ एक बार, आप एक बार कोशिश तो करो कि क्या आपको लग रहा है ये डायरेक्ट बेस्ड है। नहीं है, ये डायरेक्ट बेस्ड है ही नहीं सर। क्यों सर? एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, ठीक है, अपनी आय को 30% कम कर देता है, खर्चा 20% हो जाता है, बचत इतने रुपए है। यहां अब जब डील रुपए में होने लग जाए ना, क्वेश्चन में पूछा है क्या आपसे कि वृद्धि या कमी बता दो? नहीं पूछा। तो आप बिल्कुल बैकआउट हो जाइए, आप बिल्कुल बदल जाइए, आपका स्वभाव चेंज हो जाना चाहिए। बोले नहीं यार डायरेक्ट बेस तो है ही नहीं है, फिर क्या आएगा? रेशो मेथड। चलिए सीखते हैं, फिर क्या आने वाला है? रेशो मेथड आने वाला। अब देखिए तरीका, देखिए शानदार तरीका बताने वाला हूं, आ जाइए। मैं कहता हूं कि अपनी आय का 75% खर्च करता है। 75% मतलब 3/4, यानी कि अगर आपकी इनकम 4 है तो आपका एक्सपेंडिचर 3 है, तो आपकी सेविंग कितनी होगी ये मुझे आप बता दो बस एक बार। 1 होगी, होगी ना? तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो रेशो मत लिखो, आप रेशो लिखना ही नहीं है गुरु। फिर क्या करें गुरु जी, आप ही बता दो। मैं ये कहना चाहता हूं, जरा मेरी बातों को गौर से सुनना। अगर आप मुझे बताओ, अगर मैं आय को 100 मान लूं तो मेरा खर्चा कितना हो जाएगा? बस मैं ये पूछना चाहता हूं, या थोड़ा सा समय दे दो मेरे को, बस आप एक बार मुझे छोटी छोटी चीजें क्लियर करने दो, मैं सारा खेल करवा दूंगा, चिंता मत करो। जल्दी बताओ क्या होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से, आप सभी विद्यार्थियों से, कि भाई अगर मेरी इनकम 100 है, मेरा एक्सपेंडिचर कितना होगा? मेरी इनकम अगर 100 है, मेरा एक्सपेंडिचर कितना होगा? 75 होगा, क्योंकि 100 अगर मानते हो तो सर बहुत आसान हो जाता है मामला। तो मेरा सेविंग कितना होगा? ओहो क्या बात है गुरु, 25 हो जाएगा। ये है चीज तो। अरे वाह, आप में से यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक आप में से किसी को कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं है ना? अब देखिए क्वेश्चन को, आय 30% कम हो जाए, अगर 100 का 30% कम करता हूं तो क्या 70 कर दूं? ये अब ये ओल्ड वाला था, अब ये सब कुछ न्यू वाला है, नया बिल्कुल टॉप क्लास। क्योंकि आय कम हो गई, बहुत बढ़िया, खर्चा 20% कम हो जाता है। अब 75 का 20% कितना होगा? 15, 15 कम हो गया यानी कि 60 हो गया। 20% कम किया है मैंने, तो 75 का 20% होता है 15। हाँ 75 का 20% 15 होता है, और 15 माइनस कर दो तो न्यू वाला 60 हो गया। अब आप एक चीज बताओ, ये कितना होगा सेविंग? न्यू वाली सेविंग कितनी होगी? अरे न्यू वाली सेविंग कितनी होगी? न्यू वाली सेविंग कितनी होगी? अरे सर इनकम 70 है, खर्चा 60 है, तो 10 रुपये बचेंगे, अब तो 10 रेशो ही बचेंगे। हाँ
अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में नहीं जाना, क्योंकि वो डायरेक्ट वाला नहीं है। अब ये वाला है, ये और ज्यादा आसान है। 10 ही तो होगी, तो कितने की कमी आ गई बचत रुपए में? 2250 की कम हो जाती है, यानी कि पहले जितनी थी अब 10 रह गई, तो कितने की कमी आ गई? 15 की। तो यही तो खेल है। 15 रेशो बराबर 2250, 1 रेशो बराबर आपका कितना था? 150, और इनकम कितनी है प्रारंभिक? 100। तो 1 रेशो बराबर 150 है, तो 100 का गुणा करेंगे 15,000 आंसर आ जाएगा। कैसा लगा भाई? प्लीज आपकी एक छोटी सी फीडबैक मेरे लिए बहुत मायने रखती है दोस्तों। ये खेल खेल रहे हो आप। 60 समझ में नहीं आया, रामपाल कह रहे हैं 60 समझ में नहीं आया। रामपाल कुछ नहीं करना, 75 का 20% कम कर दे भाई, बस 75 का 20% कम, क्योंकि खर्चा है ना ये। 20% कितना होगा? अब देखो मैं अब बताता हूं बिल्कुल देसी तरीके से। भाई 75 था मेरा पहले, तो सर हमने ये देखा कि 75 का 20% 15 ही तो होता है, तो 15 निकाला, ये कम करना है। तो 75 में अगर 15 कम कर दोगे तो 60 आ जाएगा, तो वो 15 वो है। ठीक है, चलिए, क्या यहां सक्सेसिव लगेगा? क्या जो विद्यार्थी ये सोचते हैं क्या यहां सक्सेसिव लगेगा, क्या यहां सक्सेसिव लग सकता है क्या? कतई नहीं लग सकता। बोले क्यों? क्योंकि यहां प्लस आता है ना, और कभी भी प्लस में सक्सेसिव नहीं लगता। सक्सेसिव मल्टीप्लाई वाले का खेल है। ये मैंने पहले ही क्लियर कर दी है सारी चीजें। वेल डन गाइस। क्या हम लोग लाइक कर सकते हैं खींचकर? क्या आप इस प्रश्न को मेरे लिए बना सकते हो? जी हां, आप बनाइए। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन को पढ़ने के लिए बोलूंगा। एक बार आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें। बहुत मेहनत करके बता रहा हूं। और क्या आपको यह लग रहा है कि ये डायरेक्ट वाला है? हाँ या ना में जवाब देना। अगर आप कहते हो यस, लेकिन ढंग से पढ़ना, और नहीं तो नो। प्लीज 2 सेकंड का काम है, बस स्टार्ट ही कर रहा हूं। प्रॉफिट लॉस जल्दबाजी नहीं करूंगा, ये भी तो जरूरी चीज पढ़ा रहा हूं यार, कोई मैं पाप थोड़ी कर रहा हूं। क्वेश्चन आते हैं इस पर, चलो। भाई देखो, पूछ रहे हैं 10 कैसे आया पिछले में। अरे 70 अगर इनकम है, 60 अगर एक्सपेंडिचर है, तो 10 ही तो आएगा, क्योंकि इनकम में से खर्चा जाएगा तो ही तो बचत बचेगी। क्योंकि न्यू वाला है ना, ये तो न्यू वाला पोर्शन है ना, डायरेक्ट नहीं है। ये डायरेक्ट नहीं है। सर क्यों नहीं है? क्वेश्चन तो पढ़ लो। बचत कितने प्रतिशत हो जाएगी? क्या वृद्धि और कमी लिखा हुआ है? क्या वृद्धि और कमी लिखा है? नहीं लिखा है। छोटा छोटा खेला है जो एग्जामिनर खेलता चला जाएगा आपके साथ में। छोटी छोटी चीजें हैं जो एग्जामिनर खेलता है। इसलिए कहता हूं ढंग से पहचान लो, यही तो सबसे बड़ी पहचान है। मैं उस तरह का कंटेंट दे रहा हूं जो बिल्कुल कुछ नहीं जानता ना, उसके भी दिमाग में पहचान सेट हो जाएगी कि यार हां, ये डायरेक्ट वाला नहीं है, ये तो सिंपल चलना है, वैसे ही चलेगा। चलो सर, बहुत अच्छी बात कही आपने। अब चलते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। तो मैंने क्या बताया था? 37.5। हम जानते हैं सर ये 3/8 होता है। तो आप क्या करो, आय को कितना मान लो? 800 मान लो। 800 क्यों? 800 क्यों मान रहे हो? जिससे कि कैलकुलेशन आसान हो जाए। आय 800 मान ली मैंने, तो खर्चा कितना हो जाएगा? 300, बचत 500, क्योंकि टोटल तो 800 है ना। आय 25% क्या होती है? आय 25% बढ़ जाती है। अगर आय 25% बढ़ेगी तो 800 का 25% कितना होता है? 200। आय हो गई 1000, बहुत बढ़िया। 20% बढ़ जाता है व्यय, इसका 20% कितना हो जाएगा? 360। नहीं 36 ना 12, हाँ 360 ही तो होगा। नहीं यार 120 कर देता हूँ ना, 120 360 ही होगा यार, 360 ही होगा। ठीक है, तो ये देखो ये कितना आ जाएगा सेविंग, बताएंगे जरा आप मेरे लिए प्लीज, एक बार प्लीज मुझे बता दें सेविंग कितना होगा। गुरुजी ये देखो ना, आप खुद ही देख लो, हमसे क्या कह रहे हो। मैंने कहा फिर भी बता दो यार, सेविंग कितना हो गया। अभी देखना मजा आएगा आपको। कितना सेविंग हो गया? बोलो बोलो बोलो। मुझे पता है गलती करोगे आप यार, क्योंकि गलती तो, इंसान तो गलतियों का पुतला है। 640। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले पढ़ो। जिनका आंसर 64% आ रहा है उनके लिए जोरदार क्लैपिंग कर देता हूं पहले ही मैं। आपसे ये नहीं पूछा
फिर उल्टी बात कर रहे हो मेरे से आप। 28% देने वाले, 28% क्या है? 28% तो वृद्धि है, वो तो आप डायरेक्ट मेथड से ही निकाल सकते हो। देखो ना, आप जो कर रहे हो ना 500 से 640, 140/500, वो तो वृद्धि है। यहां कहीं वृद्धि कमी लिखा हुआ है क्या? क्या यहां पर वृद्धि कमी लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बचत कितने प्रतिशत हो जाएगी? 640 बचत है, इसकी इनकम कितनी है? जिसके रेस्पेक्ट में ये बचत है उसकी इनकम तो 1000 है ना, वो निकालना है। क्वेश्चन की समझ बहुत जरूरी होती है। मास्टर स्टूडेंट सब कुछ यही समझदारी फैलाते हैं आप लोगों के बीच में कि इस क्वेश्चन को समझना जरूरी है। भाई गलत हो गया हो लेकिन दिल खुश हो गया या नहीं हो गया ये बता दीजिए। कम ऑन गाइस, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आपने सीखा है, लेकिन ये जरूरी चीज है कि क्वेश्चन की पहचान कैसे करें। ये 640 इस 1000 के रेस्पेक्ट में निकालना है, क्योंकि आपसे परसेंटेज पूछा है कि बचत कितना प्रतिशत होगा, तो जिसकी बचत ले रहे हो उसी की तो इनकम लोगे भाई। ये तो ओल्ड है, ये न्यू है। अब न्यू की बात कर रहे हो तो न्यू के रेस्पेक्ट में तो लोगे। आया मजा? हाँ आया तो होगा। अब ये टैक्स वैक्स है, ये कल कर लेंगे, 2 क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं हम, 3 क्वेश्चन है कल करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट लॉस, ठीक है ना? वो मैं कल ले आऊंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहना, 2-4 मिनट में मैं कर दूंगा, ठीक है? अब लिख लीजिए प्रॉफिट लॉस, हेडिंग डाल लीजिए भैया अपने पास। सेशन की शुरुआत शानदार तरीके से, आपने आज बहुत कुछ सीख लिया है, और अच्छी बात यह है कि अब आपको बस देखना है कि क्या तमाशा होता है। प्रॉफिट मतलब लाभ, लॉस मतलब हानि, और एक चीज होती है डिस्काउंट, वो भी मैं यहीं पढ़ाऊंगा और कहां पढ़ाऊंगा। डिस्काउंट मतलब होता है छूट भी कहते हैं, बट्टा भी कहते हैं, है ना? चलिए, लाभ, हानि और डिस्काउंट, इसका सिंपल सा लॉजिक हम लेकर चले, बिल्कुल आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को, और बेहतरीन तरीके से आप समझ भी पाएंगे। मैं ये कहता हूं कि प्रॉफिट लॉस जो है ना, ये सिर्फ परसेंटेज का खेला है। अगर प्रॉफिट होगा तो परसेंटेज की वृद्धि हो गई, अगर लॉस होगा तो परसेंटेज कमी हो गई, और डिस्काउंट होगा तो भी परसेंटेज की कमी हो गई। क्योंकि आपको मैं बता देता हूं कि ये दोनों नेगेटिव वर्ड हैं। आपको पता लगता है ना, फील तो आता ही होगा, फील तो आता ही होगा डियर स्टूडेंट, कि प्रॉफिट तो यार प्रॉफिट हो रहा है यार, लॉस और डिस्काउंट फील आ रहा है ना, यानी नेगेटिव वर्ड है, तो वो पॉजिटिव वर्ड है। तो जहां पर प्रॉफिट आ गया तो परसेंटेज इंक्रीमेंट की बात हो गई, और जहां पर लॉस आ गया वहां डिक्रीमेंट होगा, और जहां डिस्काउंट हो गया वहां भी डिक्रीमेंट होगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, पहला लॉजिक क्लियर हो चुका है आपका, ठीक है? पहला लॉजिक क्लियर हो चुका है बेहतरीन तरीके से। और अच्छे तरह से कृपया करके लाइक कर दो, 13,500 करीब बच्चे देख रहे हैं। अब यहां से ही मैं चीजें शुरू करता हूं। बस मैं ये कहता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थी गण कि अगर मैं किसी प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, यानी कि लाभ की चर्चा कर रहा हूं, अगर मैं किसी लॉस की चर्चा कर रहा हूं, हानि की चर्चा कर रहा हूं, ये दोनों चीजें आई कहां से, इनका उद्गम क्या है और इनका लॉजिक क्या है? सर देखिए, कभी भी कोई व्यापार होता है या चीजों को बेचा जाता है या खरीदा जाता है, तब ये 2 चीजें पैदा होती हैं। आप किसी चीज को बेचोगे तो आप 2 ही चीज तो देखते हो, यार मैं इस चीज को लूंगा तो मैं प्रॉफिट कमा पाऊंगा या नहीं, या फिर मैं इस चीज को बेचूंगा तो प्रॉफिट कमा पाऊंगा या नहीं। उन चीजों पर मैटर करता है। यानी कि यहां एक टर्म होती है आपका, मैं एसपी लिखने वाला हूं, ध्यान रखना, एसपी को कहते हैं विक्रय मूल्य। ये एक बार ही लिखा जाएगा, और ध्यान से सुन लीजिएगा हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी, क्योंकि मैं खुद भी हूं, मैं भी सुन रहा हूं कि एसपी को विक्रय मूल्य कहा जाएगा इस पूरी गणित में। आगे से मैं विक्रय मूल्य बार बार नहीं लिखूंगा, मैं सेलिंग प्राइस ही लिखूंगा, ठीक है ना? क्योंकि फिर बार बार लिखने से टाइम वेस्ट होता है, ठीक है? तो इसको कहा जाता है सेलिंग प्राइस। वह मूल्य जिस पर वस्तु या प्रोडक्ट सेल किया जा रहा है,
जिस पर बेचा जा रहा है, तभी तो सेलिंग प्राइस है। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई। एसपी कहते हैं इसको, एसपी कहेंगे, सेलिंग प्राइस कहेंगे इंग्लिश में, और हिंदी में विक्रय मूल्य कहेंगे, यानी कि बेचने की कीमत। मैं किसी भी चीज को बेच रहा हूं तो वो बेचने की कीमत मेरी सेलिंग प्राइस कहलाएगी। इसी विदस्तुर इसी चीज पर हम आगे चलते हैं। तो एक चीज होती है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होती है? इसको कहेंगे क्रय मूल्य, यानी कि मैं उस चीज को किस मूल्य पर खरीद कर लाया हूं, क्योंकि भाई ये सबसे बड़ा दादा है, यही तो खेला है, इसी से खेलेंगे हम। देखिएगा जरा, कॉस्ट प्राइस कहते हैं सर इसको। मैंने कहा यार बहुत अच्छी बात कही आपने, यानी कि वह मूल्य जिस पर वस्तु खरीदी गई है, जिस पर वस्तु खरीदी गई है वो क्या कहलाता है? क्रय मूल्य कहलाता है। सिंपल सा लॉजिक है। हाँ, ये चीजें लिखने की नहीं है, बस कॉमन सेंस रखिए अपने पास, दिमाग रखिए, अपने आप क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। ठीक है, अभी मैं बहुत कुछ बताने वाला हूं, ये जरूरी है, छोटी सी टर्मिनोलॉजी, अगर इसको नहीं बताऊंगा आगे का चैप्टर स्टार्ट करने का कोई मतलब नहीं है। मैं अगर बात करता हूं एमआरपी की, इसको एमआरपी भी कहा जाता है, इसको मार्क प्राइस भी कहा जाता है, इसको मार्केट प्राइस भी कहा जाता है, इसको लिस्टेड प्राइस भी कहा जाता है। इसके इतने सारे नाम हैं और एग्जाम में आपको बिल्कुल फंसाया जाता है। इसको हिंदी में बोलें तो अंकित मूल्य कहा जाता है, सूचीबद्ध मूल्य भी कहा जाता है। तो कभी भी कंफ्यूज मत होना कि भाई क्या लिखा आ गया। इन सभी का मतलब एक ही चीज है, एमआरपी, एमपी लिखा जाएगा इसको, यानी कि वह मूल्य, नाम से पता लग रहा होगा, वह प्राइस जिस पर प्रोडक्ट को लिस्ट किया गया है, प्रोडक्ट को लिस्ट किया गया है, मतलब लिखा जाता है ना, एमआरपी मार्केट प्राइस लिखी जाती है। भाई देखो ऐसी बात होती है, आपने देखा होगा कभी आप कुछ खरीदने जाते थे मार्केट में, कभी आप कुछ खरीदने जाते थे, वो क्या करता है, एक पीली सी चिट लगा के रखता है, उस पर लिखा रहता है रुपया, ऐसे पीली सी चिट लगा के रखता है, घर से बना देता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, एमआरपी का गलत उपयोग करते हैं, नाटक करते हैं खामोखा का, एमआरपी ये है हमारी, चलो आप इतने की है, देखो एमआरपी आप इतने पे ले लो, चलो। अब हर एक चीज का पता चलेगा, हर एक चीज का उपयोग पता चलेगा। और देखो बिल्कुल सिंपल भाषा में समझेंगे, ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि रॉकेट साइंस नहीं है। प्रॉफिट लॉस बिल्कुल मतलब क्या हूं ना, एकदम खत्म चैप्टर है, लेकिन मजा बहुत आएगा इसमें आपको। चलिएगा आ जाइए, देखिए जरा, मैं आपसे कहता हूं कि भाई साहब मैंने कोई चीज मतलब मान लीजिए 100 रुपए में खरीदी और मैंने उस चीज को 120 रुपए में बेच दिया। अब बेच रहा हूं तो 120 लिख रहा हूं, विक्रय मूल्य है। 100 रुपए में खरीद रहा हूं तो खरीद रहा हूं, भाई मेरी मर्जी। ठीक है भाई साहब, 120 में मैंने उसको बेच दिया। तो यहां जो एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो क्या है, यहां आपको प्रॉफिट होगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। यानी कि आप किसी की लाभ की गणना करते हो ना, तो लाभ सिंपल क्या होगा कि आप उस चीज को कितने में बेच रहे हो, आपके जेब में कितने रुपए बच रहे हैं वो प्रोडक्ट बेचने के बाद, वही आपका लाभ है। यानी कि आपका जो विक्रय मूल्य है, जितने में आप वस्तु को बेच रहे हो और कितने में खरीद कर लाए हो, उनका जो स्वाभाविक डिफरेंस बनता है वही लाभ है। लेकिन इसे लिख लेना, ये बहुत काम की चीज है, मजाक नहीं कर रहा हूं बिल्कुल भी मैं। चलिए सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं कि मैंने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी है और मैं उसे 80 रुपए में बेच रहा हूं, तो क्या होगा, एक चीज परफॉर्म होती है, हानि। हानि क्या होती है भैया, हानि ये होती है कि जितने में मैं खरीद कर लाया हूं माइनस जितने में मैं बेच रहा हूं, वो हानि होती है सर। यानी कि हमारा क्रय मूल्य, मान लो मैं खरीद के ज्यादा में लाया हूं और बेच में कम में रहा हूं, तो मैं लॉस पे तो हूं। मतलब घर से 20 रुपए और चले गए भाई साहब, क्या आया मेरे पास, मेरे पास 100 थे, मैंने 100 में कोई चीज खरीदी और मैंने कम में बेच दी, तो क्या आया, लॉस ही हुआ मेरे को। तो क्या बचा बताओ हाथ में, नहीं? बहुत सही बात कही सर आपने, ये चीजें क्लियर हो रही हैं आपको। छोटी छोटी चीजें यार, मैं क्या करूं, बतानी तो जरूरी है। चलिए अब एक चीज और होती है,
कि यार कोई चीज मैंने खरीदी और उसकी एमआरपी थी 500 रुपए और मैंने उसको बेच दिया कितने में, 420 रुपए में, तो क्या टर्म आएगी यहां पर? प्रॉफिट आएगा, लॉस आएगा या डिस्काउंट आएगा? आप बिल्कुल अपनी देशी भाषा में बताना। मैं बस आपसे ये पूछना चाहता हूं कि भाई आएगा क्या? प्रॉफिट आएगा, लॉस आएगा या डिस्काउंट आएगा? बिल्कुल सोच के बताना, क्योंकि क्या होता है, सारा खेल सोच का है। अगर सोच बेहतरीन है ना तो ये सारे प्रश्न यूं ही बना लोगे आप। एक छोटी सी चीज, ठीक है? तो आप सभी लोग विद्यार्थी ये सोच सकते हैं ना इसमें, अरे सर प्रॉफिट क्यों होगा? प्रॉफिट तो सीपीएसपी का रिलेशन है, लॉस भी सीपीएसपी का रिलेशन है। तो यहां ये दोनों चीजें नहीं होती हैं। कभी भी अगर आपसे बोला जाए कि एमआरपी और सेलिंग प्राइस में संबंध है, तो आपको ये बताऊं कि भाई मैंने 500 रुपए की कोई चीज थी, मेरे पास शर्मा जी का लड़का आया, बोले अंतल अंतल, मैंने कहा हाँ भाई क्या हो गया? बोले मैं तरमा जी का लड़का हूं। मैंने कहा तो यार तुम्हें तो डिस्काउंट देना पड़ेगा। मैंने कहा तो हमने उसको डिस्काउंट अप्लाई किया। मैंने कहा तू 420 में ले जा, तू भी क्या याद रखेगा? तो मैंने उसको 420 में दे दिया। ये क्या किया मैंने? ये क्या किया? ये किया क्या मैंने? बोले कुछ नहीं किया सर, आपने ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी आपको। आपने डिस्काउंट कहा था कि नेगेटिव टर्म है, और डिस्काउंट क्या होता है? आपकी एमआरपी में से आप सेलिंग प्राइस घटा दोगे। आप यही तो बताओगे, या कल को शर्मा जी अगर आएंगे तो शर्मा जी आकर क्या कहेंगे आपसे कि बोले भाई कितने का डिस्काउंट दिया था? बोले यार तुम्हारा लड़का आया था, 500 एमआरपी थी, देख लो मैंने 420 में चीज दे दी। यानी कि डिस्काउंट एक नेगेटिव टर्म तो है ही, लेकिन वो कैसे निकल कर आती है? एमआरपी में से सेलिंग प्राइस को घटाने पर निकल कर आती है। 80 रुपए आपका क्या है? एक डिस्काउंट है, एक चीज है, ठीक है? अब मैं एक चीज पूछूं आपसे कि अगर उस दुकानदार ने किसी चीज को बेचा है 420 रुपए में, किसी दुकानदार ने किसी चीज को 420 में बेचा है, क्या आप प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन कर सकते हैं यहां से? और कर सकते हैं, हाँ या ना बताइए? कर सकते हैं? अगर आप बोलते हैं सर नहीं कर सकते, तो क्या जरूरत पड़ेगी अगर प्रॉफिट लॉस निकालना होगा? तो सिर्फ प्रॉफिट लॉस की बात कर रहा हूं। तो क्या आप प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन यहां से कर सकते हैं? बोले कतई नहीं कर सकता सर, मजाक चल रहा है क्या यार? यहां पर हम कह रहे हैं कि 500 रुपए अगर मेरा एमआरपी है, 500 रुपए अगर मेरा एमआरपी है और सेलिंग प्राइस मेरा 420 है, तो मैं कैसे कर सकता हूं भाई साहब? जब तक मुझे यह नहीं पता कि इस शॉपकीपर ने कितने में यह चीज खरीदी थी, तब तक हम प्रॉफिट लॉस तो गणना ही नहीं कर सकते। हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता क्या है? अब देखो, जब इंसान मुसीबत में होता है ना, तब उस चीज की आवश्यकता पता चलती है कि भाई कॉस्ट प्राइस चाहिए था। अगर कॉस्ट प्राइस होवे तो क्रय मूल्य अगर होगा तो 5 सेकंड में निकल जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो आपने खुद ही मुझे आंसर दे दिया, आपने खुद ही मुझे जवाब दिया है कि सर अगर प्रॉफिट लॉस चाहिए तो चाहे सेलिंग प्राइस पड़ा हो, लेकिन क्या निकाल सकते हो? क्या आप प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हो चाहे सेलिंग प्राइस ही क्यों ना पड़ा हो? नहीं निकाल सकते डियर स्टूडेंट, बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते हो आप। आपको आवश्यकता है कि आप कॉस्ट प्राइस को जाने। यानी कि क्या हम ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट एवं लॉस की डिपेंडेंसी सीपी पर होती है? बोलिए बोलिए,
भाई इसके अलावा आप बता सकते हो क्या? अगर मैं आपको कितने ही सेलिंग प्राइस दे दूं, कितने ही सेलिंग प्राइस, आप कभी भी गणना नहीं कर सकते क्या लाभ हुआ या हानि, कभी भी नहीं गणना कर सकते हो, कभी भी नहीं कर सकते हो। इसलिए सीपी पर आपकी ये कैलकुलेशन होती है सारी की सारी। तो इससे कितना आसान काम हो गया। हाँ आ जाओ सर, कैसे हुआ बताओ तो सही एक बार। मैंने कहा थोड़ा सब्र तो करो। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर मान लीजिए मुझे परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट किस पर निकाला जाता है? अरे किस पर निकाला जाता है प्रॉफिट? सर सीपी चाहिए बस। तो किसी भी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में बदलना है तो 100 का गुणा करते हैं। अरे यही तो बचपन में पढ़ा है, लेकिन सुनो याद कर लेना इसको। ये इतना काम का फॉर्मूला है ना कि लाइफ में चाहे कितनी भी ट्रिक सीख लो, कितना भी शॉर्ट मेथड सीख लो, कितना भी रेशो सीख लो, कभी भी इन चीजों को रिप्लेस नहीं कर पाओगे। और ये आपको पता है क्यों आई, कैसे आई, सब कुछ। क्योंकि नीचे ही कॉस्ट प्राइस क्यों लगाया ये बता दो। चलो नीचे ही कॉस्ट प्राइस क्यों लगाया? इतने दिन से मैं पढ़ाता आ रहा हूं आपसे कि नीचे ही सीपी क्यों लगाया मैंने, नीचे ही मैंने सीपी क्यों लगाया, कारण क्या था? अरे सर कारण तो पता है आपको, क्योंकि क्रय मूल्य पर ही निकलता है ना। बिना क्रय मूल्य की निर्भरता के हम नहीं कह सकते। और ये जनरल केस है। क्या विक्रय मूल्य पर हम निकाल सकते हैं अगर क्वेश्चन कहे तो? ओके ओके, क्या विक्रय मूल्य पर भी प्रॉफिट या लॉस निकाला जा सकता है अगर क्वेश्चन कहे तो? ओके राइट, यस। तो यहां परसेंटेज प्रॉफिट क्लियर हो गया आपको। और प्रॉफिट को एसपी माइनस सीपी कहेंगे। कोई आपको दिक्कत है क्या? कोई आपको परेशानी है क्या? नहीं। कभी भी ध्यान रखना कि अगर प्रॉफिट होगा तो ये तो आप सबको पता लग ही रहा होगा कि आपका सेलिंग प्राइस हमेशा कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा। ऑलवेज, हमेशा 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 की बात है, ये मजाक नहीं कर रहा हूं, ये हमेशा होगा। क्योंकि यही सबसे बड़ा खेल है कि सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होना चाहिए, तभी मैं प्रॉफिट को जज कर सकता हूं, अन्यथा नहीं कर सकता हूं मैं। क्लियर हो रहा है माय डियर? क्या हम लोग लाइक कर सकते हैं क्या प्रॉफिट की तरह? क्या हम लाइक कर सकते हैं? प्लीज खींच कर लाइक करिए, दिखा दीजिए आज आप भी। और मैं अगले चीजों पर चल रहा हूं। अगर मुझे लॉस निकालना हो तो क्या आप मुझे लॉस की बता सकते हैं कि परसेंटेज लॉस कैसे लिखा जाएगा? बस ऐसे ही पूछ रहा हूं, अभी तो शुरुआत हुई है यार, चीजें बहुत बदलेंगी अब आपके लिए, देखना बहुत मजा आएगा। चलिए लॉस की अगर हम बात करते हैं तो लॉस क्या है? सर सिंपल सी बात है, आपने ही तो बताया था कि लॉस बटे किसके रेस्पेक्ट में निकाला जाता है? बोले सीपी के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है सर, गुणा 100 कर दूंगा, काम खत्म। लेकिन लॉस वास्तव में क्या होता है? लॉस सर वास्तव में होता है सीपी माइनस एसपी। मैंने कहा क्यों यार सीपी माइनस एसपी क्यों होता है? क्योंकि सर सीपी ज्यादा होता है ना इसमें, आदमी घर से दे देता है, आदमी घर से पैसा दे देता है, वहां पर सीपी ज्यादा है, घर से खरीद कर लाया, चॉकलेट फ्री में दे दी। हाँ क्या फर्क पड़ता है यार, एक चॉकलेट दे दी मोहल्ले में। सीपी माइनस एसपी, चलिए किस पे निकलेगा? सीपी पर इंटू 100। तो यहां क्या हो गया? यहां वही हो गया, लॉस हो गया। सिंपल सा लॉजिक था, ये पता है। और हम जानते हैं अगर लॉस के केस में अगर बात की जाए तो सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन एसपी, डोंट वरी। तो मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं, हमेशा से कहा है मैंने आपसे कि यार ये जो चीजें हैं ना, सीपी की डिपेंडेंसी, सीपी पर डिपेंड करता है, ये हमेशा है। ये क्या है? सार्वजनिक सत्य है। लेकिन जो एग्जामिनर है ना, जो एग्जाम लेता है, जो पेपर बनाता है, वो खेला कर सकता है। वो आपको कई बार विक्रय मूल्य पर निकालने के लिए भी बोलेगा, तो आपको निकालना पड़ेगा। वहां उससे लड़ाई नहीं करनी है आपको, ठीक है? वो मैं सब कराऊंगा, है ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, सब कराऊंगा, टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है? चलिए भाई साहब आ जाइए। यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया सीख रहे हो, अच्छी बात है। अभी देखो कुछ नहीं है, अभी तो शुरुआत है। अच्छा मैं डिस्काउंट की बात करूं तो मान के चलो मैंने आपसे कह दिया कि यार सीपी मेरे पास 100 रुपए है और एसपी मेरे पास 80 रुपए है और मुझे डिस्काउंट निकालना है। आप निकाल सकते हो क्या? ये बताओ, डिस्काउंट आप निकाल सकते हो क्या? अगर मैं छूट की बात करता हूं, अगर मैं छूट की बात करूं तो डिस्काउंट आप निकाल सकते हो क्या? तो
अब आपको पता लगेगा, जब जब कोई चीज हमारे पास नहीं होती ना मौजूद, तब उसकी असली औकात पता लगती है, उसकी असली मतलब जरूरत पता लगती है हमें कि यार वो वास्तव में बहुत ज्यादा मतलब रखता था हमारे लिए। यहां क्या है, यहां क्या कमी है, डिस्काउंट क्यों नहीं निकाल पा रहा हूं मैं? डिस्काउंट कह रहा है कि मैं निकलना चाहता हूं भाई साहब, लेकिन कैसे, कैसे निकाला जाए? एमआरपी तो नहीं है ना भाई। एमआरपी अगर होवे तो डिस्काउंट निकल जावे, एमआरपी नहीं है, डिस्काउंट कैसे निकलेगा? तो यहां डिस्काउंट किस पर निर्भर करता है? बढ़िया सा एक बैलून बनाइए और लिख दीजिए जो डिस्काउंट है एमआरपी पर डिपेंड है। अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं। तो ये गाना गाता है, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। देखिए एमआरपी पर डिपेंड करता है डिस्काउंट, तो भैया एमआरपी नहीं तो डिस्काउंट भी नहीं। चलिए अगर मैं एमआरपी कुछ दे देता हूं तो डिस्काउंट आप 2 मिनट में निकाल दोगे। एमआरपी मैंने दे दी 130 रुपया, हाँ एमआरपी मैंने दे दी 130। अब आप कह सकते हो डिस्काउंट कैसे निकाला जाएगा? हाँ, अब डिस्काउंट होता है सर एमआरपी में से आप सेलिंग प्राइस को माइनस कर दीजिए, यही डिस्काउंट है। तो अब देखिए सेलिंग प्राइस की मतलब प्रॉफिट लॉस में सेलिंग प्राइस क्या है पता है? क्या है सेलिंग प्राइस? मीडिएटर। खुद का कोई रेस्पेक्ट ही नहीं है, ये तो एग्जामिनर ने बना के रखी हुई है इसकी रेस्पेक्ट, किसी के रेस्पेक्ट में आता ही नहीं है ये। हाँ, तो कहने का मतलब है सेलिंग प्राइस तो बस अपना एमआरपी के साथ चल दिया, सीपीएसपी के साथ चल दिया, वो अपना काम कर रहा है बेचारा, उसको रेस्पेक्ट में नहीं लिया जाता कभी भी। वो तो एग्जामिनर कभी कभार क्वेश्चन बना देता है उसके ऊपर। ठीक है, चलिए तो क्या हम बेसिकली कह सकते हैं कि जो डिस्काउंट है वो इस तरह से निकाला जाता है? अगर परसेंटेज डिस्काउंट लिखूं तो आप मुझे ही बताएंगे, आप किसी और को नहीं बताना है कि परसेंटेज डिस्काउंट क्या होगा, बताइए। तो यहां पर परसेंटेज डिस्काउंट की अगर बात की जाएगी तो सर डिस्काउंट तो ऊपर ही आएगा, नीचे क्या आएगा? एमआरपी, क्योंकि डिस्काउंट किसके रेस्पेक्ट में निकाला जाता है? एमआरपी के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है, ये आपका लॉजिक है। डिस्काउंट एमआरपी के रेस्पेक्ट में निकाला जाएगा इनटू 100। तो अब हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं कि सर प्रतिशत डिस्काउंट निकालें, तो अब यहां सब कुछ निकाल के बताइए आप। परसेंटेज प्रॉफिट निकाल के बताइए या परसेंटेज लॉस, क्या हो रहा है पहले तो ये बताओ, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है आपके लिए कि भैया कि परसेंटेज डिस्काउंट कितना दिया मैंने, दोनों चीजें आप मुझे बताएं एक बार आप, फिर हम थोड़ी सी और चीजें डिस्कस करेंगे, मजा आएगा। देखिए तो देखो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, पहले बताओ क्या होगा। इस फ्रेम में बात कर रहा हूं, इस फ्रेम की बात कर रहा हूं, मैंने तीनों डेटा दे रखे हैं आपको। यहां प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? तो आप कहेंगे सर लॉस होगा। मैंने कहा क्यों होगा? क्योंकि सर सीपी आपने ज्यादा दे रखा है ना एसपी से। मैंने कहा हाँ यार सही बात है यार आपकी। तो लॉस कितना हो जाएगा? सर लॉस होगा आपका 20 का। एससीपी माइनस एसपी करते हो 20 का। ये होता किसके रेस्पेक्ट में? बोले सर 100 के रेस्पेक्ट में तो होगा। मैंने कहा हाँ यार क्यों? क्योंकि सीपी पे तो डिपेंडेंसी होती है सर। ओके, मैं इनटू 100 कर दूं तो आप ये निकाल सकते हो कि परसेंटेज लॉस कितना आ गया, 20% आ गया। तो मैंने कहा डिस्काउंट कैसे निकालोगे भाई? डिस्काउंट होता है सर एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस। तो एमआरपी आपका 130 है, सेलिंग प्राइस 80 है, तो आपने 50 का तो डिस्काउंट दे दिया और किसके रेस्पेक्ट में दे दिया? 130 के रेस्पेक्ट में। अब देखना जरा, अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। देखो 1/13 क्या होता है? 1/13 7.7 लगभग 7.69, और 7.7 का 5 गुना कर दीजिए आप। 7.7 का 5 गुना कर दीजिए, अभी बताया था आपको, याद करिए थोड़ा सा, थोड़ा सा तो सोचिए मेरे बारे में, सब कुछ सिखाया हुआ है ना। 7.7 इंटू 5, 7.69 इंटू 5 कर लें, आंसर आ जाएगा 38.45%। मजा आ गया क्या? यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हैं? क्या आप विद्यार्थी सभी खींचकर लाइक कर सकते हैं? अब पड़ाव शुरू हो रहा है, अगला पड़ाव। क्या अगले पड़ाव के लिए आप तैयार? बेहतरीन तैयार। चलिए, अरे यार ये बताओ यार, एक चीज पूछना चाहता हूं आप लोगों से, बड़ी दिल में बहुत इच्छा थी, बहुत कसक थी।
कि मान लो यार हमारे पास सीपी दे दिया और 20% का प्रॉफिट दे दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? अभी मैंने कुछ बताया था, पता है आपको? अभी बताऊंगा, देखना मजा आएगा। सेलिंग प्राइस कितना होगा ऐसे ही निकालो, बस एक फॉर्मूले के टर्म में निकालो कि अगर सीपी दे दिया और 20% प्रॉफिट दे दिया, सेलिंग प्राइस कितना होगा। मयंक 50 कैसे आया? मयंक डिस्काउंट क्या होता है वो देखो पहले। डिस्काउंट होता है सर, आपने बताया था, अब कॉमन सेंस है, अंकित मूल्य और सेलिंग प्राइस का अंतर, तो वो 50 आता। ठीक है, हाँ चलिए। एक भाई कह रहा है सर आप बातें इतनी क्यों करते हो? गूंगा गूंगा कैसे पढ़ाएगा बताइए? हाँ, ऐसे गूंगा होके कैसे पढ़ाऊंगा बताओ, चुप रह के। चलिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं सर कि यार 20% का अगर आपका प्रॉफिट है और आप इनका रिलेशन निकालना चाहते हो, तो आप हमेशा ध्यान रखना प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट होने का क्या मतलब है? क्या मतलब है? क्या मतलब है बताइए, प्रॉफिट होने का क्या मतलब है? सर आपका सेलिंग प्राइस आपके कॉस्ट प्राइस से अधिक होगा, ये मतलब है पहली बात। तो मैंने कहा बात तो तुम्हारी ठीक है यार, लेकिन क्या जुगाड़ करूं? बोले कभी भी आपका प्रॉफिट हो रहा हो ना, तो सेलिंग प्राइस बराबर ये होता है, क्योंकि आपका जो एसपी है ना, वो सीपी के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है, यानी कि जो सीपी होगा उससे 20% अधिक। मैंने कहा हाँ यार, ये तो काम की चीज है, बहुत बढ़िया काम की चीज है ये तो। यानी कि कभी भी अगर आप सेलिंग प्राइस निकालोगे और मान लीजिए आपको परसेंटेज प्रॉफिट दे दिया, तो आप सीपी के रेस्पेक्ट में तो निकालोगे 100 प्लस पी अपॉन 100। सर अब यहां केवल पी क्यों लिखा है आपने? क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि परसेंटेज 100 के रेस्पेक्ट में होता है, तो पी ही आएगा, क्योंकि आपने 100 प्लस पी ले लिया 100 के रेस्पेक्ट में। इसी प्रकार अगर परसेंटेज लॉस होगा तो क्या फॉर्मूला बनेगा? तो सर एसपी ही निकलेगा, वही सीपी के रेस्पेक्ट में निकलता है लॉस भी। 100 माइनस क्या हो जाएगा? एल अपॉन 100। ये बात आपको समझ में आ रही है क्या? 100 माइनस एल अपॉन 100। चीजें क्लियर हो रही हैं यहां तक? आप में से किसी को कोई समस्या तो नहीं है? तो क्या मैं इस कॉम्बिनेशन को इस तरह से अभी लिख रहा हूं, ये आपके एक फॉर्मेट है, प्लीज इनको अपनी कॉपी में ढंग से लिख लेना। और देखो, क्या अभी तक, विश्वास मानिए मेरी बात का, क्या अभी तक आपको कुछ रटना पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ेगा, कभी नहीं पड़ेगा आपको, लेकिन ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए आपको, रटना कभी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है यार एसपी अपॉन सीपी का रेशो ही तो है एक तरीके से, सीपी के रेस्पेक्ट में तो निकाल रहे हैं 100 प्लस पी अपॉन 100। फायदा क्या होता है सर इससे? मैं बता देता हूं, एक दो चीजें करा देता हूं, जिससे कि मैं छोटी छोटी चीजों पर बहुत ध्यान देता हूं डियर स्टूडेंट, बहुत जरूरी है एक स्टूडेंट के लिए। 600 रुपए अगर आपका सेलिंग कॉस्ट प्राइस है, और मैंने कह दिया कि आपका प्रॉफिट हो गया भाई, प्रॉफिट हो गया आपका 30%, तो मुझे आप सेलिंग प्राइस बता सकते हैं क्या? जस्ट फॉर फन, जस्ट फॉर फन, जल्दी से बताइए। सो बेसिकली अभी मैंने सिखाया ना, अरे सर 600 आपका है, और प्रॉफिट क्या होता है मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर परसेंटेज प्रॉफिट दे रखा है, सो बेसिकली इसकी जो टर्म है वो यही है। बोलो गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं? गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं? सही कह रहा हूं ना, परसेंटेज प्रॉफिट इज द ग्रेटर देन, यानी कि परसेंटेज इंक्रीमेंट। सो काम आएगा, बहुत काम आने वाला है। देखिए, तो 600 है, तो 600 को क्या लिख सकता हूं? 130/100, वही वाली बात है। तो यहां से कितना आ गया? 780, 780 रुपए आ गया। ठीक है, आसान लग रहा है ना कि सर ये क्वेश्चन आएंगे क्या? अभी रुको तो सही, तुम सब्र तो करो, सब्र ही नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, यहां तक आपने छोटी छोटी चीजें सीखी। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं यार, मान के चलिए मैं बहुत सेलेक्टिव चीजें सिखा रहा हूं आपको, है ना? देखिए अभी ये शुरुआत है, ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है, अभी तो मजे से सीखना है, अभी तो बहुत कुछ सीखना है हमें। ठीक है, चलिए, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि अगर मान लीजिए मैंने कोई 10 वस्तु खरीदी है, मैंने क्या किए हैं, 10 प्रोडक्ट खरीदे हैं, 10 प्रोडक्ट मैंने
खरीदे हैं, यानी कि मैंने परचेज किए हैं। सुनना, क्वेश्चन को सुन लेना। 10 प्रोडक्ट मैंने क्या किए हैं, परचेज किए हैं, खरीदे हैं। 10 प्रोडक्ट मैंने खरीदे हैं 120 रुपए में। मैंने क्या किया, मैंने किया 8 प्रोडक्ट मैंने क्या किए, सेल कर दिए। 8 प्रोडक्ट मैंने क्या किए, सेल किए हैं, मैंने बेचे हैं। कितने रुपए में बेचे मैंने बेच दिए 8 प्रोडक्ट 100 रुपए में। आप मुझे बताइए कि लॉस होगा, पहले तो बताओ प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, पहले तो ये बताओ, और कितना होगा। केवल प्रॉफिट लॉस, ध्यान रखना बहुत मैटर करती हैं चीजें। केवल प्रॉफिट लॉस, फिर परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस, तो दोनों में बहुत फर्क है। आप फर्क आज धीरे धीरे चीजें समझाऊंगा। हाँ, चलिए तो जैसा कि आपको पता है कि यार क्यों गणना करना बहुत जरूरी है, और आपको मैं बता देना चाहता हूं, कुछ लोग बहुत कम देखते हैं चीजों को, लेकिन हम बहुत गौर से देखते हैं चीजों को। ये बताओ, आप एक चीज मुझे बता दो बस, कि क्या मैं डायरेक्टली ये कह सकता हूं क्या कि 20 रुपए का लॉस हो गया? नहीं। नोट, हमेशा प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चनों में, हमेशा प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस में, हमेशा प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस में यह ध्यान दें, यह ध्यान दें कि जितनी वस्तु खरीदी गई हैं, जितनी वस्तु खरीदी जाए उतनी ही बेची जाए। जी हां, यानी कि ये बहुत जरूरी है ध्यान देना कि आप ऐसे नहीं कर सकते यार। ये थोड़ी ना है कि खरीद के 10 ला रहा हूं, बेच 8 रहा हूं और प्रॉफिट लॉस की गणना करवा रहे हो। नहीं, हमेशा क्या करना है, मेरी बात को दोबारा से रिपीट करेंगे सर, पहले क्वांटिटी बराबर करिए आप, तब आप कुछ कर सकते हो, अन्यथा कुछ नहीं कर सकते। आप ध्यान रखना सर। हां, पहले आप क्वांटिटी को बराबर करो। कर सकते हो क्या? कर सकते हो। अब एक प्रोडक्ट पर भी निकाल सकता हूं कि भाई एक प्रोडक्ट कितने में खरीद के लाया, एक प्रोडक्ट कितने में बेचा, या फिर इनको भी बराबर कर सकता हूं। तो 10 और 8 को बराबर करने के लिए मैंने जुगाड़ लगाया कि यार 4 का गुणा कर देता हूं, यानी कि 10 प्रोडक्ट अगर 120 में खरीद रहा हूं तो 40 कितने में खरीदूंगा? 480 मेरा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। कितने का? 40 प्रोडक्ट का। और यहां 40 प्रोडक्ट बेच रहा हूं। मैं हमेशा यही कहना चाहता हूं आपसे कि आप हमेशा क्वांटिटी को बराबर करेंगे ना, तभी आप सीपी और एसपी का सही रिलेशन पता लगा पाएंगे, यानी कि 500। तो आपके सामने 500 रुपए आ गया सेलिंग प्राइस। अब देखिए, अब मैंने 2 क्वेश्चन पूछे आपसे कि भाई साहब कि प्रॉफिट लॉस निकालना है, क्या आप डायरेक्टली निकाल सकते हो? नहीं। आपका इसका आंसर होगा सी एंड डी। ओहो, इसका आंसर होगा सर हम नहीं निकाल सकते। आप मुझसे पूछोगे सर क्यों? मैंने आपसे यह बोला है क्या कि एक वस्तु का निकालो, या 40 का निकालो, या 80 का निकालो? मैंने ऐसा बोला है क्या? यहां पर नहीं बोला था ना। तो आप कैसे कह सकते हो भाई? आप कैसे सकते हो मेरे से? आप नहीं कह सकते। छोटी छोटी चीजें हैं। अब आपको लगता है ना, अरे यार ये चीज तो हमने सोचा ही नहीं था। हाँ, ये लेकिन एग्जामिनर सोच रहा है, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि केवल प्रॉफिट लॉस दे रखा है, तो आप खामोखा की बातें मत किया करो। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी एंड डी। क्यों होगा? क्योंकि यहां हमें यह नहीं बताया कि एक वस्तु पर निकालना है प्रॉफिट लॉस या 40 पर निकालना है। तो अक्सर अगर ऐसा लिखा आ जाए कि एक वस्तु पर निकालिए, एक वस्तु पर कितना, मतलब एक वस्तु पर लाभ कितना हो रहा है या हानि, लाभ या हानि, तो हम ये कहेंगे, अब हमारा आंसर आ जाएगा सर कि लाभ हो रहा है
कितने का हो रहा है? 20 रुपए का हो रहा है, लेकिन 40 वस्तुओं पर हो रहा है, तो एक वस्तु पर कितना हो जाएगा? आधा रुपए का। बात समझ में आ रही है क्या? क्योंकि 40 वस्तुएं क्यों लिखी? क्योंकि ट्रांजैक्शन कितनी वस्तुओं का है? जितनी खरीदी गई उतनी बेची गई। ये जो 20 रुपए का प्रॉफिट है 40 वस्तुओं पर है, तो एक वस्तु का पूछा था तो आधा रुपया आंसर आएगा। मजा आ रहा है क्या भाई? मजा आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ? अच्छा लग रहा है? चीजें क्लियर हो रही है? समझ में आ रही है? ठीक है। तो क्योंकि जो मैंने अभी ये काम किया है ये 40 प्रोडक्ट पर किया है ना, तो 40 प्रोडक्ट पर किया है तो 20 रुपए आपका प्रॉफिट है। कितने प्रोडक्ट पर? 40 पर, तो एक प्रोडक्ट पर आधा रुपया। बेसिक ज्यादा जरूरी है डियर, है ना? चलिए, एक प्रोडक्ट पर आधा रुपया, बहुत बेहतरीन भाई साहब, बहुत बढ़िया। अगर मैं परसेंटेज प्रॉफिट पूछता हूं तो आप कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। क्या सर? 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 480 पर हो रहा है, तो देखो ये आप जानते हो 5 सेकंड में 4.16%, क्योंकि 1/24 आ रहा है। ओके, 1/24 आ रहा है। समझ में आ गई बात? चीजें क्लियर हो गई? क्या आप खींचकर लाइक कर सकते हैं? वेल डन, यही तो चीजें हैं। चलिए, ओहो मजा आ गया यार। चलो एक चीज मैं आपसे बोलूं, अब देखो कितना आसान हो गया आपके लिए। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा भाई 12.5% का प्रॉफिट हो गया, तो आप इसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। सीपी और एसपी का रेशो लिख के बताओ 5 सेकंड के अंदर अंदर। 5 सेकंड के अंदर अंदर। देखो कितनी मजेदार चीजें मैं बताने वाला हूं, अभी तो शुरुआत है दोस्तों। सर सीपी है तो सीपी यूज क्यों नहीं किए? सीपी यूज, प्रॉफिट क्या होता है? एसपी माइनस सीपी होता है। परसेंटेज थोड़ी ना निकाल रहे थे वहां पे, हम तो पैसा निकाल रहे थे, रुपया। तो मैंने कहा था ना कि परसेंटेज प्रॉफिट अलग है और रुपया वाली बात अलग है। ठीक है, चलिए। तो सर ये आपने हमें बता रखा है कि 1/8 होता है, यानी कि 8 अगर आपका क्रय मूल्य है, क्योंकि 8 ही क्यों होगा सीपी? क्योंकि इसी के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है कि भाई अगर 12.5% प्रॉफिट है तो क्या मैं कह सकता हूं सीपी हमारा 8 है, तो एक का प्रॉफिट ही होगा, 9 आ जाएगा यहां पर। क्योंकि 8 से 9 हो रहा है, तो एक रेशो की जो बढ़ोतरी हो रही है वही तो प्रॉफिट ही है। यानी कि अगर मैं आपसे कह देता हूं 53 सही 1/3% का अगर मैं लॉस करना चाहूं, अब 53 से आएगा ही नहीं तो मैं समझ में 57 लिख देता हूं, 57 से 1/7। हाँ, अगर मैं इसका लॉस लिख रहा हूं तो बताइए क्या होगा? सीपी और एसपी का रेशो, ये हुई ना बात, अपने आप आएगी समझ में चीजें। अब मैं अगर कुछ नहीं कह रहा हूं तो सिंपल सी बात है, सीधा सीधा निकालना है। करो करो। सर ये होता है 4/7। नहीं पता, परसेंटेज आपने ढंग से नहीं पढ़ा, इसका मतलब मैंने कहा था पढ़ लेना। 7 हमारा रेस्पेक्ट है, 4 का हमने लॉस खाया यानी कि 3 में बेचा, तो 7 से 3, 7 से 3 अपना काम हो गया, 7 से 3 आ गया, 4 का लॉस हो गया। देख लो आप, लॉस क्या होता है? सीपी माइनस एसपी, यही लॉस है। तो 7 में से आपने 4 घटाया तो 3 का लॉस पाया। 7 में से आपने 4 घटाया तो 3 का लॉस पाया, है ना? तो 3 तो सेलिंग प्राइस हो गया ना। 7 में से आपने 4 तो घटाया तो 4 तो लॉस था, 4 तो लॉस था, तो 3 घटाएंगे ना, हाँ तो 4 आ जाएगा लॉस। चलिए, चीजें क्लियर हैं? देखो 7 से 11 कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लॉस वॉस दिख ही नहीं रहा भाई को, इतना तेजी से कर रहा है। ठीक है, चलिए चीजें क्लियर हो रही है माय डियर स्टूडेंट? समझ में आ गया सब कुछ? ये बता दीजिए पहले यस या नो। अब एक लास्ट, बस लास्ट, ज्यादा नहीं लूंगा टाइम आपका, लास्ट क्वेश्चन, बस एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं और फिर एक एग्जांपल। मैंने कहा 16 सही 2/3 का प्रॉफिट हो रहा है सेलिंग प्राइस पर, तो सीपी पर क्या होगा? बताइए, मजा आएगा यार। एक टॉप क्लास चीजें चल रही हैं, आप बस एंजॉय करो पढ़ाई को। अगर 3 प्रोडक्ट पर हो, सब बताएंगे, सब्र करो। सब्र का फल क्या होता है? मीठा ही होता है मेरे हिसाब से तो।
मेरी क्लास में सब्र करो बस। एक दिन में ना तो आप धुरंधर बन सकते हो ना मैं बना सकता हूं, टाइम लगेगा, वो टाइम मुझे दोगे तो ज्यादा बेटर लगेगा मुझे। चलिए, तो हम ये कह सकते हैं गुरुजी, ये आपका प्रॉफिट है 1/6। अब यहां 6 क्या बोल रहा है, ये 6 क्या है ये बताओ पहले। ये 6 अब सेलिंग प्राइस है। बोले क्यों, आपसे बोला है ना सेलिंग प्राइस पर है, तो ये क्या है, ये प्रॉफिट है। तो सीपी कितना होगा रेशो में, सीपी रेशो में कितना होगा, सीपी रेशो में कितना होगा, ध्यान देना सीपी कम ही होगा। बोले क्यों, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। कितना कम होगा, 5 होगा। सुन लो, आप सीपी को 6 क्यों करोगे, 6 कर दोगे तो भावना ही खराब हो जाएगा। क्योंकि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हमेशा ध्यान रखें सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन ऑलवेज कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस इज ऑलवेज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य हमेशा ज्यादा होगा तो सीपी कम होगा। कितना कम होगा, 1 घटा दो। अब कैसे निकालेंगे सर, प्रॉफिट तो वही है 1, अब किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, सीपी पर इंटू 100, 20%। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए अभी करना है, बस अभी फ्री होके आंसर देना है मेरे को। मैंने ऐसे कह दिया 8 1/3% का आपने लॉस कर दिया एसपी पर, तो ओरिजिनल लॉस कितना है, क्योंकि ओरिजिनली तो हम सीपी पर निकालते हैं ना, इसी वजह से ऐसा पूछ लिया कि वास्तविक लाभ कितना है, ये बता, वास्तविक हानि कितनी है। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से करके बता दो। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं सर, पहले तो आप इसको फ्रैक्शन में लिखोगे 1/12। अब ये जो है वो एसपी पर है, ये लॉस हो रहा है, एक लॉस है, तो हम जानते हैं कि लॉस होगा तो सीपी ज्यादा होगा एसपी से। तो यहां 12 अगर एसपी है ना तो सीपी कितना होगा, 13 होगा, अपने आप होगा, वो तो हमारी कोई गलती नहीं है। तो सीपी अगर 13 होगा तो एक तो लॉस है ही, अब 13 के रेस्पेक्ट में है इंटू 100। अब ये आप जानते हो 7.69%, इसे कहते हैं गणित। अब आप कर रहे हो ना खुद ही, मैं कुछ नहीं बता रहा हूं आपको, ये सिर्फ आप और आप कर रहे हैं। एसपी तो 12 है ही, अब यहां सीपी ज्यादा होना है। क्यों होगा जी सीपी ज्यादा, क्योंकि लॉस हो रहा है और लॉस में सीपी ज्यादा होता है, और कितना ज्यादा होगा, जितना लॉस हो रहा है। तो 13 के रेस्पेक्ट में 1 का लॉस 7.69 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ओरिजिनल लॉस निकालना था ना। मजा आ गया, अगर अच्छा लगा है खींच के लाइक कर देना यार, मैंने बहुत मेहनत की है इस क्वेश्चन, इन चीजों में। अभी तो आपके लिए होमवर्क की शीट, पहली शीट है, ये आपको करनी है, ये पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, इसके बाद में दूसरा, तीसरा, ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे लगभग आपसे, और जो नहीं बने मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए जो बन जाए कर लेना, वो नहीं बने मैं कल बताऊंगा वैसे भी। ठीक है भाई साहब, ये लो, ये आज का होमवर्क है, ट्राई करना जितने बन जाएं। 3 बजे 12:30 बजे सेशन होता है, एक पीवाईक्यू कराता हूं। 3 बजे आपके लिए मैं एडवांस मैथ पढ़ा रहा हूं, जिसको पढ़ना है वो आ जाना, क्योंकि 3 बार रिवीजन कराऊंगा तब जाके अच्छे नंबर आएंगे, पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, और कैसे लेते हैं मेरी स्पेशल क्लास में आपको पहले ही बता चुका हूं। लॉगिन कर लेना अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, एसएससी एग्जाम्स में चले जाना, वहीं पर मेरी क्लास मिलेगी, स्पेशल क्लासेस में चले जाना, और उसके बाद में सर्च कर लेना मेरा नाम साहिल खंडेलवाल, और आप जैसे ही साहिल खंडेलवाल सर्च करोगे यू हैव टू फॉलो माय प्रोफाइल। फॉलो करते ही नीचे स्क्रॉल करोगे तो स्पेशल क्लासेस आएंगी, वहां जाकर मेरे कल वाले टेस्ट वेस्ट सब देख सकते हो, देखने वाले। तो मैं सारी क्लासेस यहां मिल जाती हैं। मेरा फाउंडेशन कोर्स शुरू हो चुका है, ये पेड बैच है, लेकिन ये सबसे टॉप क्लास बैच है इंडिया का। उस विद्यार्थी को पढ़ाया जा रहा है जो यहां कोई नहीं पढ़ाता। हर कोई बड़े बड़े लेवल की बातें करते हैं, लेकिन अगर धीरे से उसको अगर अच्छा बनाया जाए ना बच्चे को, तो वो बच्चा फोड़ कर आएगा पेपर। और यहां मैं मेहनत कर रहा हूं, 12 महीने पढ़ाऊंगा पूरा, एक ही मैथ को अच्छे तरह से पढ़ाऊंगा जो कोई नहीं पढ़ाता है, मैं पढ़ा रहा हूं और अच्छे तरह से पढ़ा रहा हूं। तो फाउंडेशन बैच वही ज्वाइन करें जिनको आवश्यकता है इसकी। ये सभी एग्जाम को फोड़ सकता है बच्चा, क्योंकि हर एक चीज को नीव के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। साहिल 10 कोड लगाकर जुड़े अनअकैडमी पर एसएससी कैटेगरी में, तभी आप कनेक्ट हो पाएंगे। ध्यान रखिएगा, एसएससी एग्जाम्स में वो कोर्स मिलेगा, 12 महीने का कोर्स है, 24 महीने का ले सकते हैं आप। साहिल 10 कोड लगाएंगे तभी कनेक्ट हो पाएंगे। जुड़ जाइएगा, 1.5 से पौने 2 घंटे की क्लास होती है शाम को 5 बजे। ऐसे HIL 10 यही बैच चल रहा है, जोरदार बढ़िया तरीके से पढ़ो, है ना। तरीका बता ही दिया है, साहिल 10 कोड लगाना है, अप्लाई कर देना।
थैंक यू सो मच। क्लास आपको काफी अच्छी लगी होगी। 3 बजे वाली क्लास की लिंक मैं नीचे डलवा दूंगा। सेशन को लाइक और शेयर कर देना जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। और कैसा लगा सेशन मुझे बता दीजिए। 12:30 बजे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एवरेज के PYQ। तो बहुत मेहनत चल रही है भाई, कड़ी मेहनत कर रहा हूं। आपसे चाहता हूं, उम्मीद कि आप मेरे साथ बने रहें। मेरी अगर मेहनत में कभी कसर हो तो बता दीजिएगा, लास्ट में आप ये ना कह पाओ कि यार ये टीचर ने मेहनत नहीं करी। तो मैं यही चाहता हूं कि आप तगड़ी मेहनत करो और जो मेरे साथ में रहेंगे ना, फोड़ कर आएंगे ही आएंगे। क्योंकि मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, चाहे तुम भगवान से पढ़ लो, मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। जो मेहनत करेगा वो रिजल्ट देगा, सिंपल सी बात है। टेक केयर, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे। और मिलते हैं 12:30 बजे। आज तो मैं लगातार बोला हूं। लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, है ना, ये रिक्वेस्ट है आपसे। बाय बाय, मिलते हैं 12:30।